सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीए इंटरमीडिएट डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज यहाँ पर हम लोग सेक्शन नंबर 129 के लिए बात करेंगे। इसका फुल नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चाहे वो इंटरनल यूजर हो, एक्सटर्नल यूजर हो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, कंपनी में किसी भी टाइप का कोई भी स्टेक होल्डर हो, हर किसी के लिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो साहब, सबसे पहली चीज कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू पे बनाना है, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ होगा, जैसे हम लोग मैक्सिमम कंपनीज की बात करें तो वहां पर एप्लीकेबल एफआरएफ जो होता है वो एज पर शेड्यूल 3 होता है। यदि कोई कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कंपनी के लिए उनका जो एप्लीकेबल एफआरएफ होगा वो उनके स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर तीन चीजें सबसे स्टार्टिंग में बोली है कि साहब, जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू पे होना चाहिए, फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए। साहब, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है स्टार्टिंग में ही कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, तो सबसे पहली चीज कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों, कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 40 में बताया है। अपन ने क्लास में से चक्री करके एग्जांपल लिया था कि इसमें बैलेंस शीट होती है, एसपीएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नोट्स टू अकाउंट होते हैं, नोट्स टू अकाउंट के साथ साथ यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर स्टार लगा हुआ यदि वो रिक्वायर्ड होंगे तो ही बनाना है, और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ इट इज नेसेसरी। तो सर, अब सबसे पहली बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कब कब नहीं बनाना है। यदि आप डोरमेंट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, 1% कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी का स्टेटस ले चुकी है डीआईपीपी से, तो उन लोगों को साहब यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हावेवर, जो भी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी होगी उनको ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब उन्होंने सेक्शन नंबर 92 या सेक्शन नंबर 137 का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। यदि इनका नॉन कंप्लायंस किया होगा तो इनको यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पशन जो है वो अवेल नहीं होगा। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी हु इज इन इंगेज इन द डिफेंस प्रोडक्शन, बेटा उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जब भी बनाएंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 यानी कि सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। फिर बोला गया है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी प्रिपेयर करेगी, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके कहाँ पर रखना है। तो दोस्तों, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके रखना है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। बेसिकली इट इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में रखा जाता है। यहाँ पर बोला गया था सबसे स्टार्टिंग में ही कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। यदि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए बेटा, तो उसको अपने रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि डिस्क्लोज द डेविएशन, रीजन फॉर डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस फॉलो नहीं करने की वजह से, ये उसको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिन भी कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का नेक्सस होता है, उन कंपनियों को सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन नंबर 4 के तहत कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर और आगे बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है मालिक, कुछ पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को या तो सुओ मोटो या एप्लीकेशन गिवन बाय एनी ऑफ द पर्सन, तो वो यहाँ पर क्या कर सकती है, उनको एग्जम्पशन दे सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। एग्जम्पशन मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ वो वहां पर उनको एग्जम्प्ट कर सकती है कि आपको या तो कंप्लीटली या पार्शली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये पावर भाई साहब पब्लिक इंटरेस्ट में किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर आगे इन्होंने बोला है पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यार सेम एज जैसा अपन ने 128 में देखा था, वैसे कि वैसे एग्जाम्पशन यहाँ पर किसको मिला हुआ है, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में भी मिला हुआ है कि ये एग्जाम्पशन क्या बेसिकली देखे कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो वही पर्सन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वही पर्सन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और यदि आप नहीं करोगे तो हर एक बड़े सेक्शन का अंत उसकी पेनल्टी से ही होता है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 129 में भी पेनल्टी दी गई है। 129 पढ़ने के बाद हमने इमीडिएटली सेक्शन नंबर 129 ए देखा था, जो कि बड़ा छोटू सा सेक्शन था और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला था, इसका नाम दिया था पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी बाबा ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट देना है। तो अब कौन सी कंपनी बच गई थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बच गई थी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही यहाँ पर क्या किया है, सेक्शन नंबर 129 ए बना दिया है। उन्होंने बोला है प्रिपेयर पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब मैनर, फिर ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू इन प्रिस्क्राइब मैनर। आपको जो भी ऑडिट वगैरह भी है वो जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करना है,
और जैसे ही आपका वो पीरियोडिकल इंटरवल खत्म होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको हमारे छोटे बाबू को उस रेलेवेंट पीरियड की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रेलेवेंट पीरियड की इन्फॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 129A था। इस पॉडकास्ट में इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।